तो चलिए, आज का टॉपिक है विद्युत सेल। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो आंसर है, सेल में हम सबसे पहले सेल के बारे में जानेंगे। सेल होता क्या है, इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं किसको हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत हम इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड केमिस्ट्री देखेंगे कि कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। थोड़ी बहुत सीखेंगे, है ना। जैसा कि हम केमिस्ट्री टीचर तो है नहीं, उतना अच्छा से हम समझा नहीं सकते हैं, बट फिजिकली क्या क्या होगा उसको हम अच्छी तरीक़े से देखेंगे। उसके बाद हम टर्मिनल वोल्टेज को पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को देखेंगे। तो 1 बाय 1 करके सारा कुछ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जानते हैं। सेल है क्या? तो आंसर है, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर हो रही रासायनिक अभिक्रिया को, है ना, केमिकल रिएक्शन को वो किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी अपने अंदर की केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हम ऐसे करके पॉइंट बना के लिख ले कि विद्युत सेल एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर हो रहे केमिकल रिएक्शन को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता हो। चलिए, तो ये सेल है। सेल किसको कहेंगे? तो सेल एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर हो रहे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को सीधे किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा नंबर में अगर हम देखें तो सेल चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता। सेल के पास क्या होता है? एनर्जी होता है, वो उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो सेल आवेश उत्पन्न नहीं करता है। ना तो ये आवेश को नष्ट कर सकता है, ना ही ये क्रिएट कर सकता है। इसके पास एनर्जी है और तार में जो इलेक्ट्रॉन है उसको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है, चलती है, तो इससे धारा बनता है। तो सेल क्या है? सेल आवेश को उत्पन्न नहीं करता है ना। सेल क्या है? सेल एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा पॉइंट अगर देखें तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? उसको बैटरी कहते हैं। तो बैटरी जो है बहुत सारे सेल से मिलकर के बनती है ना। जैसे ये एक सेल हो गया, फिर एक सेल हो गया, फिर एक सेल हो गया। तो ये बहुत सारा सेल जब मिल जाएगा, प्लस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा। तो सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो ये 3 तरह का पॉइंट है सेल से रिलेटेड, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम सेल से रिलेटेड सेल को केमिस्ट्री में समझेंगे कि कैसे ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री इसका। चलिए लेते हैं, हम एक बॉक्स लेते हैं। मान लो कुछ ऐसा है और इसमें क्या करते हैं? हम H2SO4 ला करके भर देते हैं। H2SO4, ये क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हम क्या करते हैं? इस लिक्विड में एक जिंक रॉड ला करके डाल देते हैं। ये क्या है? जिंक रॉड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का अपना जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल बहुत ही कम होता है।
मीन्स इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है अपने आप में टूट जाता है, जैसे हम जिंक को ला के रखते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड H2 यानी कि 2H++ और SO4- इस तरह से ये टूट जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ना। तो H2SO4 टूट गया, H अलग हो गया, SO4 अलग हो गया। अब Zn क्या चाहता है कि हम SO4 के साथ रिएक्शन कर लें, है ना। तो Zn SO4 के साथ रिएक्शन करना चाहता है। तो Zn एक बार SO4 को देखा, SO4 जो है Zn को देखा। तो रिएक्शन करने के लिए जैसे कि हम पढ़ते हैं फिजिक्स में कि SO4 के पास क्या है, माइनस चार्ज है। तो हमने पहले से सीख चुका है कि माइनस चार्ज हमेशा प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करती है और प्लस चार्ज हमेशा माइनस को अट्रैक्ट करता है। तो SO4 के पास माइनस चार्ज है, Zn अभी न्यूट्रल है ना। तो Zn SO4 को अट्रैक्ट करने के लिए, SO4 को Zn को अट्रैक्ट करने के लिए Zn के पास कैसा चार्ज होना चाहिए, तो आंसर है प्लस चार्ज होना चाहिए। तो Zn प्लस कब बनेगा, जब ये अपने से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा तो ये प्लस बन जाएगा, है ना। तो फिलहाल के लिए Zn क्या है, एटम है। Zn एक एटम है और ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, तो ये Zn क्या बन जाता है, आयन बन जाता है, Zn++ आयन। और इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो अब ये Zn क्या बन गया, आयन बन गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। क्लियर यहाँ तक के। तो Zn से जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तब जाकर के Zn क्या बना, आयन बना, Zn आयन बन गया। Zn से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला। चलिए, तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे आ जाता है। सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर में आ गया, पूरे सरफेस पे फैल जाता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये Zn++ बन गए, ये Zn++। Zn++ कब बना, जब अपने से 2 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर कर दिए। तो जैसे Zn+ हो जाता है और SO4- हो जाती है तो Zn के साथ SO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 बन जाता है। क्या बन जाता है, Zn++ SO4- ये दोनों मिल करके ZnSO4 बन जाता है, ZnSO4 बन गया। चलिए क्लियर यहाँ तक के। तो ZnSO4 का निर्माण हो गया यहाँ पे। अब ZnSO4 बनने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को आगे चलाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को चलाना है तो इलेक्ट्रॉन कब चलेगा, जब इसको कोई आकर के प्लस चार्ज मिल जाए या प्लस इसको खींचे, है ना। यानी इसके सामने अगर प्लस चार्ज लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक और कॉपर रड ला करके डाल देते हैं, ये कॉपर रड है ना। और कॉपर रड को जैसे डालते हैं ला करके, चलो दोनों का टर्मिनल को सेम मान लेते हैं, कॉपर रड ला करके डाल दिए। कॉपर रड डालने के बाद ला करके एक लोड रेजिस्टेंस लगाएं, हो सकता है लोड आपका कुछ भी हो, बल्ब है कुछ भी। तो जैसे लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं तो कॉपर के पास प्लस चार्ज होता है, यानी कि कॉपर से ये 2H+ मिल जाती है, तो कॉपर के पास प्लस चार्ज आ गया। अब जब इसके पास प्लस चार्ज आ गया तो ये प्लस चार्ज यहाँ पर भी फैला हुआ वायर के साथ कनेक्ट है, तो प्लस चार्ज जैसे ही माइनस के पास जाता है तो माइनस को अट्रैक्ट कर लेता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है, माइनस इलेक्ट्रॉन जो है, ये इस तार से होते हुए इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करना शुरू करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आती है तो धारा किधर से बनेगा, तो आंसर है कि धारा इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में चलती है। तो I जो है, I की दिशा इधर हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये इस तरह से I चलना शुरू करता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, यानी जिंक से किधर आती है, वो कॉपर की ओर आती है। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहा, चलते 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 इलेक्ट्रॉन इस पे आता है, और आने के बाद यानी कि लगभग ऐसा मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आया, और आने के बाद ये 2H के साथ मिल करके, 2 इलेक्ट्रॉन 2H के साथ मिल करके क्या हो गया, गैस बन गई। यानी जैसे 2H+ और प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस दोनों मिल करके क्या बन गया,
तो इसके पास 2 प्लस 2 माइनस, तो कैंसिल होकर के क्या बन गया H2 गैस, और ये गैस बन करके बबल बन करके ये ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक के, यानी कि H2 गैस का बबल बनता है और बुलबुला छोड़ करके ऊपर आ जाता है। फिर से देखेंगे यहाँ पर अगर माइनस की कमी हुई तो फिर से Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, फिर SO4 के साथ में कनेक्ट होगा और फिर माइनस यहाँ पे पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। माइनस जैसे ही फैलेगा तो H2 इधर होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर से प्लस यहाँ पे आती है और माइनस को अट्रैक्ट करके अपनी ओर लेके चली आती है। इस तरह से पूरी प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, यानी जब तक H2SO4 रहेगा, जब तक जिंक रहेगा, तब तक ये बैटरी क्या हमको एनर्जी देती रहेगी। बैटरी एनर्जी देगी जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें फ्लो करते रहेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लोसेशन होते रहेगा। चलिए क्लियर हो गया, यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे चलते चलते आती है और यहाँ पे आने के बाद H2 के साथ मिल करके ये गैस बना लिया। फिर से SO4 यहाँ से जब ऐसे चलती है, यानी SO4 का इलेक्ट्रॉन जो है जब ये ऐसे चलता है तो इलेक्ट्रॉन को चलने में ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघटय जो है, वो वैद्युत अपघटय इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट बन जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकता है, बाधा डालता है ना, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस पैदा करता है, अंदर में इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकता है, यानी रेजिस्टेंस पैदा करता है। और इसी रेजिस्टेंस को, जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस टर्मिनल तक जाने में बाधा डालती हो, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सेल के अंदर होता है। ठीक है, दूसरा नंबर में अगर देखें तो सेल के बाहर में इलेक्ट्रॉन कैसे चलती है, तो आंसर है कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। सेल के अंदर में कैसे चलती है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तब तो सर्किट कंप्लीट होगा। माइनस ऐसे ऐसे आया और फिर ऐसे करके जहां से आ रहा था वहीं पे आके कंप्लीट हो गया, तो सर्किट कंप्लीट होती है। तो सेल के बाहर पॉइंट बना के ऐसे लिखेंगे कि सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलती है। धारा किधर बहेगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तो धारा पॉजिटिव से नेगेटिव। सेल के बाहर विद्युत धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहती है। तो धारा किधर से किधर बहती है, तो धारा बहती है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इधर से आई करंट फ्लो करती है और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आता है ना। चलिए, और यही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आने के बाद सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती है। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहती है। तो अंदर में, सेल के अंदर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, और सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव और सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव बहती है। चलिए, यहां तक के क्लियर होगी आपका। अब हम देखेंगे, अंदर में भी हम समझा रहे थे कि सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है तो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कुछ न कुछ रुकावट आता है, और उस रुकावट यानी वो जो बाधा है, जो रुकावट कर रहा, उसी को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की चर्चा करेंगे
एक इंटरनल रेजिस्टेंस कहते किसको है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है। चलिए यहाँ तक क्यों गया। अब देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज, है ना। जैसा कि अभी हम क्लास स्टार्ट करने से पहले चर्चा किए थे कि हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल के बारे में यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो सबसे पहले टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, तो आंसर है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश, अब इलेक्ट्रॉन ने ऐसा समझेंगे आवेश कि आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल। क्या कहेंगे उसको, टर्मिनल पोटेंशियल। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आने में जितना काम करना पड़ेगा आवेश को आने में जितना बैटरी के द्वारा काम करना पड़ता है वही टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। तो ऐसा लिखेंगे, आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में किया गया कार्य को टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में किया गया कार्य को क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर हो गया। अब जैसे हम पोटेंशियल के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल किसको कहेंगे, तो टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं एक टर्मिनल से आवेश को दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य को टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं। टर्मिनल वोल्टेज किसको कहेंगे, तो वोल्टेज कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है, वोल्टेज कहा जाता है। तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज की अगर बात करें हम कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो आंसर है कि दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। यानी कि नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल दोनों के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। जैसे कि मान लो कि नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, ठीक है, -5 वोल्ट नेगेटिव में है। पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ -5, यहाँ मान लो कि 5 वोल्ट है सपोज। तो नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट, पॉजिटिव का कितना है, 10 वोल्ट। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 10 - 5 यानी 5 वोल्ट का डिफरेंस है। तो ये जो 5 वोल्ट आया, 10 - 5 किए तो 5 वोल्ट जो आया, वो 5 वोल्ट जो होगा वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। मीन्स इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। तो दोनों टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज किसको कहेंगे, तो दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। तो दोनों टर्मिनल्स के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, है ना, दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे हम, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। चलिए यहाँ तक के क्लियर, आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, है ना।
सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध को डिफाइन करते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसको कहते हैं, तो आंसर है कि सेल के अंदर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर जाने पर, इलेक्ट्रॉन को जाने पर इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा बाधा डाली जाती है, और उसी को कहते हैं हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर जाने पर इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा बाधा डाला जाता है, उससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रॉन को रोकता है ना, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन को रोक लेता है, वो रोकना, वही घटना क्या कहलाती है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। अब ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, यानी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है, वो किस पर डिपेंड करता है, तो देखते हैं। यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला नंबर में देखेंगे तो सबसे पहले डिपेंड करती है तो सेल के टर्मिनल्स के बीच के डिस्टेंस पे, है ना, कि सेल के टर्मिनल के बीच दूरी जितना कम रहेगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। यानी कि दूरी को जितना बढ़ाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसा लिखेंगे कि सेल के टर्मिनल्स के बीच की दूरी का सेल का आंतरिक प्रतिरोध समानुपाती होता है। मीन्स दूरी जितना बढ़ाएंगे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच की दूरी का समानुपाती होता है। ये दो टर्मिनल्स जो है इसके बीच की दूरी अगर बढ़ा दिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अगर दूरी को घटा दिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, है ना। तो दूरी जितना बढ़ाएंगे उतना इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना दूरी घटाएंगे उतना इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा। मीन्स हमको ज़्यादा करंट चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम कब होगा, जब उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच की दूरी कम रहेगी। चलिए दूसरा नंबर में सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के टर्मिनल्स का टर्मिनल्स के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि टर्मिनल का एरिया अगर हम ज़्यादा रखेंगे,
तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, है ना। और अगर एरिया कम रखेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टर्मिनल्स जितना ज्यादा चौड़ा होगा, मीन्स अंदर का जो टर्मिनल्स प्लेट है वो प्लेट जितना ज्यादा चौड़ा होगा, जितना ज्यादा एरिया का होगा, उतना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहेगा। और जितना कम एरिया का होगा उतना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के टर्मिनल्स के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक के। अब देखते हैं और किस पे डिपेंड करता है। तो थर्ड नंबर में आते हैं। तो थर्ड नंबर में है ये कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोलाइट के सांद्रता, मीन्स जैसे गाढ़ापन है, पतला है, क्या है ना, उस पे सांद्रता पर निर्भर करता है। मीन्स जितना ज्यादा गाढ़ा रहेगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा रहेगा। और जितना पतला होगा उतना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। चलिए अगला नंबर देखेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, है ना। यानी कि सेल के इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रोलाइट पतला हो जाता है ना। और पतला हो जाने के कारण उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाता है। अभी जैसे कि हम बताए थे, सांद्रता की बात कर रहे थे कि जितना ज्यादा गाढ़ापन रहेगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जितना गाढ़ापन कम रहेगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। यानी कि अगर इसकी सांद्रता इलेक्ट्रोलाइट जो है पतला हो जाए तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। तो जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ताप बढ़ने पे क्या होता है, घटता है। मीन्स क्या हो जाता है, तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पतला हो जाता है, जिसके कारण उसके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, करंट ज़्यादा मिलेगा हमको, है ना। और ज़्यादा करंट मिलने से फिर और हीटिंग इफेक्ट, जैसे हम जूल का नियम में पहले से पढ़ चुके, H बराबर I²R, ये चीज़ आपको पढ़ाया गया, H बराबर I²RT, है ना। कि अगर हम देखें कि 1 सेकंड में अगर मान लो कि 1 एम्पियर करंट चल रहा, तो 1 एम्पियर अगर करंट चल रहा तो 1 × R, है ना, 1 सेकंड में। तो 1 जूल मान लो, सपोज 1, रेजिस्टेंस भी 1 है, टाइम भी 1 है ना, और I भी 1 एम्पियर है। तो हीट कितना मिला हमको, 1 जूल मिला, है ना। कितना जूल मिला, 1 जूल। अब अगर मान लो कि ये हीट होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस घटेगा जब तो करंट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जब कम होगा तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब करंट ज़्यादा मिलेगा तो I का मान जब मान लो कि 1 से 2 हो गया, तो जैसे 2 हो जाएगा तो हीटिंग जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 जैसे हुआ तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी 4 जूल हो जाएगा, यानी हीट और ज़्यादा हो गया। मीन्स ऐसा होता है कि हम जब मोबाइल फ़ोन जब चार्ज लगाते हैं, तो जब हम चार्ज लगा रहे होते हैं तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन मेरा गर्म हो जाता है। तो गर्म किसके कारण होता है, तो आंसर है कि जब हम मोबाइल फ़ोन चार्ज लगाते हैं तो टेम्परेचर के कारण इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाती है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जब घट जाती है तो करंट ज़्यादा मिलता है। तो ज़्यादा करंट मिलने के कारण मोबाइल फ़ोन हीट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से हम जब मोबाइल फ़ोन से बहुत देर तक के बात करते हैं, है ना, तो भी मोबाइल फ़ोन क्या होता है, गर्म होता है। तो भी वहाँ पर भी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। और जिसके कारण इंटरनल रेजिस्टेंस घटा तो हर एक सेकंड जो है, हर एक मोमेंट में करंट का मान इंक्रीज कर रहा, और जिसके कारण क्या होता है, करंट इंक्रीज कर रहा तो जूल के नियम से हीटिंग आएगा, है ना। इंस्ट्रूमेंट में या जो भी जहाँ पर भी डिवाइस है, वो डिवाइस जो है गर्म होना शुरू हो जाएगा, और जिससे नुकसान भी है ना। जैसे गर्म होने से क्या नुकसान है, इसलिए हमेशा इंसान को भी ठंडे मूड में रहना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा गर्म हो जाने से नुकसान ही होता है। उसी तरह से मोबाइल फ़ोन जब गर्म होगा तो नुकसान होगा। कभी कभी हम लोग सुनते भी हैं कि मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट कर गया, है ना, गर्म होकर के, या चार्ज हम लगाएं ब्लास्ट हो गया, या बात करते करते ब्लास्ट कर गया। तो वो ये इसी रीजन से होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को घट जाने से उसका क्या होता है, करंट का मान बढ़ जाता है, जिससे जूल के इफेक्ट के कारण हमेशा
उसमें हीटिंग की क्वांटिटी जो है बढ़ती चली जाती है, और जिससे क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि जहाँ पर मोबाइल फ़ोन चार्ज लगा रहे हैं उससे डिस्टेंस बना करके रखनी चाहिए, है ना। और जहाँ पर मोबाइल फ़ोन चार्ज लगा करके वहाँ पे वेंटिलेटर का मतलब होना चाहिए, साधन होना चाहिए, ताकि मतलब हवा आए और जो भी हीट है उसको ठंडा करके चले जाए। तो ये चीज़ है इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंडेड है कि किस पे डिपेंड करता है। इसको हम लोग अच्छी तरीके से सीख गए। अब आपका नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा कि सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है। फिर हम लोग विद्युत वाहक बल, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज तीनों में रिलेशन पढ़ेंगे, और आगे जो भी इससे न्यूमेरिकल होगा वो न्यूमेरिकल को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।